जय जोहर मित्रों। इस वीडियो में हम स्टेट सर्विस एग्ज़ाम प्रीलिम्स 2020 जो कि CGPSC द्वारा कंडक्ट कराई गई थी 14 फरवरी 2021 को, उस पेपर का जो सेकंड पेपर था एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस में हम सेट सी जो है उसको एज अ रेफरेंस पेपर यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सेट सी के अकॉर्डिंग होंगे, सेट सी के अकॉर्डिंग एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2 जो है हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, उनके आंसर्स क्या होंगे और उन्हें उनके थ्रू जो है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टॉपिक है उसे समझने की कोशिश भी करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो और इसके बाद बेसिकली एक और पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसे भी ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सेट सी में क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर है और ये क्वेश्चन कहता है कि रीड द सिचुएशन एंड चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। सो बेसिकली यू हैव बीन गिवन अ सिचुएशन एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो भी आप उस सिचुएशन के ऊपर जो भी आप एक्शन लेंगे वो आपको सेलेक्ट करना है। तो ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग का सवाल है और सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है that your superior has asked you to give a presentation on a topic within 2 days. You burn the midnight oil and manage to finish it. However, during actual presentation, your superior is disappointed and rebukes you for the work done. What will be your reaction? So basically आपके सुपीरियर ने आपको एक प्रेजेंटेशन बनाने को बोला, ठीक है। आपने पूरी रात जो है वो जग कर बिल्कुल आप बिना सोए बिना खाए पिए आपने पूरी रात मेहनत की और आपने उसको फिनिश किया, आपने वो प्रेजेंटेशन बनाया। लेकिन जब दूसरे दिन आप वो एक्चुअल प्रेजेंटेशन देने गए तो आपके सुपीरियर जो है आपसे डिसअपॉइंटेड हुए, उन्हें मज़ा नहीं आया। उन्होंने बोला कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन बेकार है, जो भी आपको एक फटकार लगाई, आपका सुपीरियर आपसे खुश नहीं हुआ। अब आपने सोचा भाई मैंने तो रात भर जग के ये जो प्रेजेंटेशन है, ये PPT स्लाइड्स हैं ये बनाई और सुपीरियर जो है वो खुश भी नहीं हो रहा। तो ऐसे सिचुएशन में आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए कहता है लीव द प्लेस इमीडिएटली, आप तुरंत वो जगह छोड़कर चले जाएंगे। रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब, नौकरी से इस्तीफ़ा दे देंगे। रिएक्ट एंड शाउट एट द सुपीरियर, आप अपने सुपीरियर के ऊपर जो है चिल्लाएंगे और प्रतिक्रिया देंगे। और जो लास्ट ऑप्शन डी है वो कहता है आस्क फॉर फीडबैक एंड अस्योर दैट यू विल रेक्टिफाई द एरर्स, मतलब आप फीडबैक मांगेंगे और ये बेसिकली सुनिश्चित करेंगे कि आप अगली बार जो है गलतियाँ ना करें, जो भी गलतियाँ उन्हें ठीक कर लें। तो देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें चाहे तो आप इन चारों में से कोई भी एक्शन ले सकते हैं। आप अपनी रियल लाइफ में ABCD में से कोई भी ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। CGPSC जो है वो आपके पीछे ये देखने नहीं आएगी कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम में जब इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर, तो आपको जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होता है, जो बेस्ट मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको जो है सेलेक्ट करना होता है। नेगेटिव रिस्पॉन्ड यहाँ पे आपको नहीं करना होता है। पॉजिटिवली आप रिस्पॉन्ड करते हैं ऐसे सिचुएशंस में, भले आप एक्चुअल सिनेरियो में कुछ भी करें, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपको सही आंसर चूज़ करना है तो आपको पॉजिटिव जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है कि आप तुरंत वो जगह छोड़ देंगे, ये नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ अ सिविल सर्विस क्वेश्चन पेपर और इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सिविल सर्वेंट कि वो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे वो छोड़ के चला जाए। सो ही हैज़ टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, यू विल नॉट लीव द प्लेस इमीडिएटली। ऑप्शन बी कहता है रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब, ये तो कुछ एक्सट्रीम ऑप्शन ही है, ठीक है। प्रेजेंटेशन के ऊपर जॉब से कोई भी रिज़ाइन नहीं करता है। अगर प्रेजेंटेशन ख़राब हुआ है तो आप जॉब से रिज़ाइन नहीं करेंगे। रिएक्ट एंड शाउट एट द सुपीरियर, ये भी आप नहीं करेंगे, अपने सुपीरियर के ऊपर आप नहीं चिल्ला सकते, नहीं तो ऐसे ही वो आपको जॉब से निकाल देगा। तो बी और सी तो एक जैसे ही ऑप्शंस हैं, तो A B C तीनों नहीं होंगे, तो आंसर डी होना चाहिए। और डी जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव लिखा हुआ है कि आप अपने सुपीरियर से बड़े प्यार से बात करेंगे, बोलेंगे कि फ़ीडबैक दीजिए कहाँ पे गलती हुई है और फिर आप उन गलतियों को ठीक करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी आइडियल सा आंसर है, आंसर जो है इसका डी होगा वैसे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो डिसीजन मेकिंग के सवाल होते हैं वहाँ पे आपको ऑप्शंस में से देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहा है उस सिचुएशन में, ठीक है। आप नेगेटिव जो बातें हैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेंगे। जो ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है वो ऐसे सिचुएशंस में हमें सेलेक्ट करना होता है। चाहे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ठीक है थोड़ा ऑब्वियस है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे
ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े मिलते जुलते लगें और आप सोचेंगे कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे बेस्ट आंसर वो होगा जो बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक होगा, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को करना चाहिए, वो वाला ऑप्शन सही होगा। आगे एक दो सवाल ऐसे हैं जिनमें हम देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, you are handling a time bound project and during the project review meeting you find that the project is likely to get delayed due to lack of cooperation of the team members. What should you do? ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है, स्कूल में, कॉलेजेस में हमें एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और 4-5 हमारे मित्र होते हैं, हम सब काम करते हैं, उनमें से 1-2 लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ लोग काम करते हैं और इस वजह से जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? ठीक है, तो ऐसे ये सिचुएशन कोई नया नहीं है, हम सब ने फेस किया हुआ है। तो ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं। आस्क फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम साइटिंग रीजंस। ओके, यू विल आस्क कि भाई टाइम जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाए क्योंकि प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। ऑप्शन बी है आस्क फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ टीम मेंबर्स। ऑप्शन सी कहता है लुक इनटू रीजंस फॉर नॉन कोऑपरेशन एंड डी कहता है वार्न द टीम मेंबर्स फॉर देयर नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं, जैसा कि मैं बता रहा था कि ऐसे सिचुएशंस जो हैं फेमिलियर सिचुएशंस होते हैं और कई बार ऑप्शंस ऐसे दिए जा सकते हैं कि आपको लगेगा कि दो ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ए ऑप्शन तो नहीं सेलेक्ट करना है। क्यों नहीं सेलेक्ट करना है? क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपसे ये एक्सपेक्टेड होगा कि आप टाइम बाउंड मैनर में जो है अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करें। ठीक है, प्रोजेक्ट में जो दिक्कतें आ रही हैं वो आपके टीम मेंबर्स के कारण आ रही हैं, आपके कारण आ रही हैं, तो उसको सॉल्व करना भी आपका काम है, न कि जो है प्रोजेक्ट जिसने दिया है उसका काम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ यू आर हैंडलिंग अ टाइम बाउंड प्रोजेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है इसलिए एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी आस्क फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ टीम मेंबर्स। अब ये भी हो सकता है कि आप बोलें कि टीम मेंबर्स को रिप्लेस कर दो, ठीक है, और उसके बाद जो है हम काम आसानी से कर लेंगे। लेकिन हो सकता है कि अगर टीम मेंबर्स को रिप्लेस किया जाए और जो नए मेंबर्स आए वो भी ऐसा ही बिहेव करें, ठीक है, और आपसे वो भी मैनेज ना हो, ठीक है, तो भी वो डिले हो सकता है। इसलिए ये एक ऑप्शन नहीं होगा कि आपको जो बेसिकली आपको जो टीम दी गई है आपको उस टीम से काम करवाना है। ठीक है, तो इसलिए आप ये बहाने नहीं मार सकते कि टीम मेंबर्स काम नहीं कर रहे उनको रिप्लेस करना है। तो बी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद सी और डी जो है, देखिए पहले डी ऑप्शन देखिए वॉर्न द टीम मेंबर्स फॉर देयर नॉन कोऑपरेशन। नाउ ऑब्वियसली अगर आप एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं तो ये भी एक ऑप्शन होगा। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन होगा कि आप टीम मेंबर्स जो हैं उनको बेसिकली एक वार्निंग देंगे कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप ठीक से काम करो, हमें ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ये भी ऑप्शन हो सकता है। और सी जो है ये कहता है लुक इनटू रीजंस फॉर नॉन कोऑपरेशन। आप जो है ये जांच पड़ताल करेंगे कि भाई क्यों डिले हो रहा है। ठीक है, अब सी और डी आइडियल सिनेरियो में दोनों ही आंसर्स हो सकते हैं, मतलब दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में अब पॉसिबल मतलब जो सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो क्या है, तो वो बेस्ट पॉसिबल आंसर सी होगा। आप देखेंगे पहले कि नॉन कोऑपरेशन जो है उसके रीजंस क्या हैं। ठीक है, पहले आप इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद फिर आप वार्निंग देंगे कि अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम है, अब उसका ऐसे रेक्टिफिकेशन करना है, अगर मुझे वार्निंग देनी है तो मैं वार्निंग दूंगा, या अगर कोई और एक्शन लेना है तो वो एक्शन लेंगे। तो इसलिए इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो सी होगा। सबसे पहले आप इंक्वायरी करेंगे, आप पता लगाएंगे कि नॉन कोऑपरेशन क्यों हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। तो यही मैं बोल रहा था कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस जो हैं वो ऐसे हों कि करने लायक हों, मतलब वो किए जा सकते हैं, लेकिन उनमें से आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर ढूंढ के निकालना है। तो दिस इज़ डिसीजन मेकिंग। देन क्वेश्चन नंबर 39 और 40 जो है इसके लिए आपको कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं। स्टडी द सिचुएशन एंड चूज द कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। यहाँ भी आपको वही करना है। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 में 2 सिचुएशंस दिए गए हैं अलग अलग, और वही आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। सेम ही पैटर्न के सवाल हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यू आर द IT एक्सपर्ट इन अ कंसल्टेंसी बट द वर्क असाइन टू यू पर्टेन्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज एन एरिया इन विच यू हैव लिमिटेड नॉलेज, व्हाट विल यू डू। तो बेसिकली आप एक IT एक्सपर्ट हैं एक कंपनी में, लेकिन आपको ह्यूमन रिसोर्सेज का काम जो है वो दे दिया गया है जिसमें आपकी लिमिटेड नॉलेज है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसमें कहा गया है कि लिमिटेड नॉलेज है, मतलब आपको कुछ थोड़ा बहुत पता है ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ऐसा भी नहीं है कि आपको ज़ीरो पता है, लेकिन असल में आप एक IT एक्सपर्ट हैं। नाउ IT एक्सपर्ट और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों बिल्कुल अलग अलग फील्ड हैं, फिर भी आपको ह्यूमन रिसोर्सेज दे दिया गया है, जबकि आपकी जॉब प्रोफाइल IT एक्सपर्ट की है और आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज की लिमिटेड नॉलेज है। अब आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है डू लिमिटेड जॉब एंड सेंड इट टू द बॉस। बी ऑप्शन कहता है टेक हेल्प फ्रॉम कोवर्कर्स
and after learning the ropes, dispose the work and inform the senior that you have taken the help of a fellow worker to finish the job. C ऑप्शन कहता है at the time of assignment you will inform the boss about not having relevant experience. ऑप्शन डी कहता है inform the senior in writing that this work is not of any concern of you. तो अगेन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो थोड़े से मतलब एक्शनेबल हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट जो आंसर है वो निकालना है। तो पहले तो हम डी ऑप्शन को देखते हैं कि इन्फॉर्म द सीनियर इन राइटिंग दैट दिस वर्क इज़ नॉट ऑफ एनी कंसर्न ऑफ यू। तो ये एक निगेटिव आंसर है। आप मतलब यहाँ पे अपने सीनियर को बोल रहे हैं कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, आप राइटिंग में उसको दे रहे हैं। तो मैंने बताया कि ऐसे जो डिसीजन मेकिंग के सवाल होते हैं उसमें नहीं करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आपको आए चाहे ना आए, आपको उसका जो है एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से उस काम को करना होता है, ठीक है। आप नहीं वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए डी को पहले आप कैंसिल कर दो, क्योंकि आप मना नहीं करोगे काम के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन कहता है एट द टाइम ऑफ असाइनमेंट यू विल इन्फॉर्म द बॉस अबाउट नॉट हैविंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस। अगेन ये ऐसा एक सिनेरियो में ये सही भी हो सकता है कि आप असाइनमेंट के टाइम ही बॉस को बता दो कि सर मुझे ये काम जो है नहीं आता है, मेरे पास रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस जो है वो नहीं है और इसीलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। तो ये बताने का मतलब है कि आप नहीं करना चाहते हो काम, ठीक है। और बेसिकली एक तरह से ये नेगेटिव मैसेज दे रहा है, तो एक नेगेटिव एटीट्यूड जो है आपकी तरफ से ये बेसिकली नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है बॉस को। तो ये ऑप्शन भी हम कैंसिल कर देंगे। बचा ए और बी। ए कहता है डू लिमिटेड जॉब एंड सेंड इट टू द बॉस। ठीक है, आप लिमिटेड जॉब करेंगे जो भी आपसे बन पड़ता है और आप वो अपने बॉस को भेज देंगे, ठीक है, हो सकता है। लेकिन आप ऑप्शन बी भी देखिए, उसमें लिखा गया है कि आप अपने कोवर्कर से हेल्प लेंगे, ठीक है। आपके जो भी कोवर्कर्स हैं ऑफिस में, आप उनसे हेल्प लेंगे जिन्हें उस बारे में पता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पता है, और उसके बाद फिर आप सीनियर को इन्फॉर्म करेंगे काम ख़त्म होने के बाद कि आपने अपने कोवर्कर्स से जो है हेल्प ली है उस जॉब को फिनिश करने में। तो बी जो ऑप्शन है, इस बी ऑप्शन में देखिए बी और ए में ये डिफरेंस है कि ए में आप लिमिटेड जॉब कर रहे हैं और बॉस को भेज रहे हैं, लेकिन बी में आप जॉब कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद बॉस को बता रहे हैं कि हाँ मैंने जॉब फिनिश कर लिया और मैंने अपने कोवर्कर्स की मदद भी ली है। तो यहाँ पे तो पहले आपने अपने कोवर्कर्स से मदद ली है, बहुत अच्छी बात है, एक टीम स्पिरिट दिख रहा है और आप उस जॉब को फिनिश भी कर रहे हैं, मतलब आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी दिख रहा है और आप अपने बॉस को ये बता भी रहे हैं कि आपने अपने कोवर्कर्स के साथ जो है हेल्प लेकर उस काम को फिनिश किया। तो एक ट्रांसपेरेंसी भी इसमें दिख रही है। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर इसका बी होगा। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी डी चारों ऑप्शंस जो है वो एक्शनेबल हैं। एक मतलब एक आइडियल वर्ल्ड में ए बी सी डी में से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो इसका बी होगा। तो इसीलिए 39 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, you own a factory. One day there is noise in the factory and you are told that an iron rod has fallen on two workers. They are badly injured and are bleeding. Everybody is in panic. What should you do? So basically आपकी एक फैक्ट्री है और कुछ वहाँ पे दुर्घटना हो गई, कुछ मज़दूर घायल हो गए और खून से बेसिकली दे आर ब्लीडिंग, ठीक है, उन खून बह रहा है और बहुत ही अफरा तफरी मची हुई है वहाँ पे। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशंस भी कभी कभी सामने आ जाते हैं, बहुत ही पैनिक क्रिएट हो जाता है और ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले कॉल द पुलिस टू कंट्रोल द सिचुएशन। यस, किया जा सकता है, पुलिस को बुलाया जा सकता है सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन हो सकता है। बी ऑप्शन देखते हैं, टेल द लेबरर्स टू माइंड देयर ओन बिजनेस, ठीक है, आप मजदूरों से कहेंगे कि आप अपने काम पर ध्यान दें। वाह, मतलब फैक्ट्री में मतलब दुर्घटना हो गई है, पैनिक मचा हुआ है और आप अपने वर्कर्स को बोल रहे हो कि आप अपने काम पे ध्यान दो, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में आपको वर्कर्स की हेल्प करनी चाहिए, न कि उन्हें भगाना चाहिए। सी ऑप्शन कहता है कॉल द यूनियन लीडर एंड डिस्कस द मैटर विथ हिम। ठीक है, ये भी किया जा सकता है, लेकिन ये समय नहीं है कि यूनियन लीडर को बुलाया जाए और उनसे मैटर डिस्कस किया जाए, ठीक है। अभी ज़रूरत है इमीडिएट हेल्प पहुंचाने की, जो भी लोग घायल हुए हैं, जिन्हें खून बह रहा है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की, ये सब चीज़ें जो है प्रायोरिटी में होनी चाहिए। अब डी ऑप्शन कहता है गेट इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे मेडिकल अटेंशन की बात लिखी गई है इंजर्ड लेबर्स की, तो जो लोग इंजर्ड हुए हैं सबसे पहले आपको उनको जो है मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करानी चाहिए और इसीलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। तो इन एन आइडियल केस सिनेरियो जो है ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बी तो खैर नहीं होगा, ए सी भी हो सकता है, लेकिन डी जो है इन सब में बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा। इसलिए जो 40 क्वेश्चन है उसका आंसर डी होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे।
ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बेसिकली अजम्पशंस हैं, और एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसके बेसिकली इस अजम्पशन के बेसिस पे ये स्टेटमेंट लिखे हैं। ऐसा कुछ बताना है इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं स्टेटमेंट के। सो बेसिकली स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि द सिविक अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड दैट ऑल द फैक्ट्रीज लोकेटेड इनसाइड द सिटी लिमिट बी शिफ्टेड आउटसाइड टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ऑफ इन द सिटी। ठीक है, तो बेसिकली जो सिविक अथॉरिटी है एक सिटी की, उसने ये डिसाइड किया कि उस शहर के अंदर जितने भी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको बेसिकली उस सिटी से बाहर शिफ्ट किया जाना है। क्यों किया जाना है? ताकि जो सिटी है वहाँ पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का लेवल जो है कम हो सके। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम हो सके, तो इसलिए जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं उनको सिटी से बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं। क्या क्या इसके एजम्पशंस हो सकते हैं हमें बताना है। पहला, द पॉल्यूशन लेवल इन द सिटी इन फ्यूचर मे रिड्यूस आफ्टर दिच फैक्ट्रीज आर शिफ्टेड आउटसाइड द सिटी लिमिट। इसका मतलब ये है, मतलब ये एजम्पशन ये कह रहा है कि अगर हम फैक्ट्रीज़ को सिटी से बाहर भेज देते हैं, ठीक है, तो उसका ये एक इम्प्लीकेशन निकल कर आ सकता है कि भविष्य में वहाँ का पॉल्यूशन लेवल कम हो जाए, क्योंकि हम फैक्ट्रीज़ को सिटी से बाहर भेज रहे हैं। तो हाँ, ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि हम फैक्ट्रीज़ को बाहर इसीलिए भेज रहे हैं क्योंकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम करना है सिटी में। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका इम्प्लीकेशन ये हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, क्या होगा ही, जब हम जो पॉल्यूशन वाली फैक्ट्रीज़ हैं उनको शहर से बाहर भेज रहे हैं तो पॉल्यूशन कम होगा ही। इसलिए स्टेटमेंट 1 इसका करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 2 कहता है इनफ यूजेबल लैंड इज़ अवेलेबल आउटसाइड द सिटी लिमिट फॉर दिच फैक्ट्रीज़। अब अगर सिविक अथॉरिटीज़ ने ये डिसीज़न लिया है कि हम फैक्ट्रीज़ को शहर के बाहर कहीं भेजेंगे, तो उन्होंने ये भी पहले से जो है वो देख लिया होगा कि सिटी अथॉरिटी मतलब सिटी के बाहर जहाँ वो फैक्ट्रीज़ को भेज रहे हैं वहाँ पे इनफ लैंड अवेलेबल है उन फैक्ट्रीज़ के लिए। अगर नहीं होगा तो वो फैक्ट्रीज़ लगाएंगे कहाँ? ठीक है, और फैक्ट्री वाले तैयार ही क्यों होंगे सिटी से बाहर जाने के लिए अगर बाहर लैंड अवेलेबल नहीं होगा। और इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट भी सही होगा। मतलब इसमें ये अजम्पशन ले रहे हैं हम कि शहर के बाहर इनफ लैंड अवेलेबल है फैक्ट्रीज़ को वहाँ पे रीलोकेट करने के लिए। तो स्टेटमेंट 1 और 2 यहाँ पर सही होंगे। स्टेटमेंट 3 कहता है कि मैनी ऑफ दिस फैक्ट्रीज में शिफ्ट टू सम अदर स्मॉलर टाउन्स टू रिमेन प्रॉफिटेबल। ठीक है, ये गलत होगा। बेसिकली ये इसमें बोल रहा है कि अदर स्मॉलर टाउन्स में शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न्स के कारण उनको शहर से बाहर भेजा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन 3 जो है गलत होगा। फैक्ट्रीज जो है कहीं और शिफ्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 जो है इसका सही है। और ऑप्शन सी जो है इसी में लिखा है सिर्फ कि ओनली 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट। ठीक है, 1 2 3 तो कहीं लिखा भी नहीं है। इसलिए अगर आपको 3 पे डाउट भी है कि अगर आपको लग रहा है 3 सही भी है, तो ऑप्शंस में ऐसा दिया भी नहीं है कि कहीं 3 जो है वो सही है 1 2 के साथ। तो ओनली 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट, और इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तो ये सारे जो है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के सवाल थे। एक और सवाल है 41 से 45, 5 क्वेश्चन हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।